पीटर और सांता दो अनाथ भाई बहन थे। उनके माँ बाप एक रेल दुर्घटना में मारे गए थे। तब ये दोनों बहुत ही छोटे थे। इसके बाद वे अपनी चाची के पास रहने लगे। चाची का नाम था रेबिका पोसित। दोनों भाई बहन उसे रेबिका चाची कहते थे। रेबिका ने जागीरदार की पत्नी के पास नौकरी की थी। बड़े घर में नौकरी करने से रेबिका के मन में अहंकार समा गया। वह दूसरे लोगों को अपने से छोटा समझने लगी थी। दोनों बच्चों से भी बहुत कठोर व्यवहार करती थी। पीटर और सांता का मन दुखी रहता था, पर ये और किसके पास जाते? कोई भी तो था नहीं उनका अपना। रेबिका का अपना कोई बच्चा नहीं था। जागीरदार की पत्नी मरते समय रेबिका के लिए कुछ धन छोड़ गई थी, इसलिए जैसे तैसे रेबिका और बच्चों का जीवन चल रहा था। दोनों उम्र से बच्चे थे, पर दूसरे बच्चों जैसा जीवन नहीं था उनका। जब जब वे दूसरे बच्चों को हंसते खिलखिलाते देखते तो उनका मन रो उठता। और फिर एक दिन रेबिका चाची भी चल बसी। अब तो पीटर और सांता बिल्कुल ही अकेले रह गए थे इतनी बड़ी दुनिया में। हाँ, रेबिका के कुछ मित्र अवश्य थे जिन्होंने तय किया कि पीटर और सांता के लिए अनाथालय ही सबसे अच्छी जगह है, लेकिन दोनों को अलग अलग अनाथालय में जाना था, क्योंकि लड़के लड़कियां अलग अलग रहते थे। जब पीटर और सांता को यह बताया गया तो बहुत परेशान हो उठे। उन्होंने सोचा, चाहे जो हो ये साथ साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। तभी पीटर को याद आया, चाची रेबिका के एक रिश्तेदार सर्कस में काम करते हैं। नाम था गस। पीटर को उनका कार्ड मिल गया था। हम उनके पास जाएंगे, शायद वहाँ हमें रहने की जगह मिल जाए। पर हम उनसे कभी नहीं मिले हैं। अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या होगा? सांता ने कहा। पीटर बोला, तो फिर हमें अलग अलग अनाथालय में रहना होगा। नहीं नहीं, मैं तुमसे अलग होकर कहीं नहीं रहूंगी। सांता की आवाज़ में डर झांक रहा था। और फिर एक रात दोनों भाई बहन अनजान सफ़र पर चल दिए। वे कुछ नहीं जानते थे कि कहाँ जाना है और जिसके पास जा रहे हैं वह कैसा आदमी है। पर एक नन्ही सी आशा भी थी, शायद रास्ता मिल जाए या गस नामक व्यक्ति उन्हें अपना ले, तब तो उन्हें अनाथालय में नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह अंधेरी सड़कों पर भी नहीं भटकना पड़ेगा। रात बीतने लगी। दोनों भाई बहन चले जा रहे थे। सड़क के दोनों ओर मकानों में लोग आराम की नींद में डूबे थे। पर अभागे पीटर और सांता आश्रय की खोज में भटक रहे थे। नींद सताने लगी तो दोनों एक मकान की सीढ़ियों पर लेट गए। फिर न जाने कब नींद आ गई। एकाएक पीटर की नींद खुली। एक आदमी पास में खड़ा उसे झकझोर रहा था। वह उस मकान में रहता था। अब तक सांता की भी नींद टूट गई थी। उस आदमी को दो बच्चों को इस तरह खुले में सोते देखकर हैरानी हो रही थी। उसने पूछा तो पीटर ने सारी बात कह सुनाई। बता दिया कि उनके गस अंकल कॉप्स सर्कस में काम करते हैं। उस आदमी ने बता दिया कि कॉप्स सर्कस ब्राइट लिंटन में खेल दिखा रहा है। उसने कहा, बच्चों रात को मेरे घर में आराम करो, सुबह चले जाना। बाकी रात दोनों ने नरम बिस्तर पर आराम से बिताई। सुबह अंकल गस की खोज में चल दिए। वे पूछताछ कर बढ़ते रहे। जब पीटर और सांता ब्राइट लिंटन में पहुँचे तो कॉप्स सर्कस अभी वहाँ नहीं पहुँचा था।
कुछ देर बाद सर्कस की गाड़ियाँ एक मैदान में आकर खड़ी होने लगी। उनमें हाथी, घोड़े और सींग-चेदार बड़े बड़े पिंजरों में शेर भी थे। वे वहाँ खड़े खड़े देखते और रोमांचित होते रहे। किसी सर्कस को इतने निकट से देखने का दोनों भाई बहन के लिए यह पहला मौका था। उन्होंने गस के बारे में पूछा तो एक आदमी दोनों को अपने साथ ले गया। गस अधेड़ उम्र का गंभीर चेहरे वाला आदमी था। जब उसे पता चला कि उसके भतीजा भतीजी आए हैं तो वह हैरान हुआ और अपने तंबू से बाहर आ गया। पीटर और सांता ने उसे नमस्कार किया, चाची रेबेका के बारे में बताया। कहा अब हमारे पास कोई स्थान नहीं है रहने के लिए, इसलिए हम आपके पास आ गए हैं। हम अलग अलग अनाथालय में जाकर नहीं रहना चाहते हैं। गस अकेला रहता था। उसे दोनों बच्चों का आना अच्छा नहीं लगा। वह रेबेका का दूर का रिश्तेदार था। उसे यह कल्पना नहीं थी कि इस तरह दो अनाथ बच्चे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। पर पीटर और सांता को एकदम धुतकार भी नहीं सकता था, क्योंकि सारे सर्कस में गस के रिश्तेदारों की चर्चा होने लगी थी। गस से कठोर स्वर में कहा, तुम दोनों मेरे पास क्यों आए? अनाथालय में चले जाते तो अच्छा रहता। खैर, जब तक सर्कस खेल दिखा रहा हूँ तब तक मैं तुम लोगों को अपने साथ रखूँगा। उसके बाद तुम जानो तुम्हारा काम। पीटर और सांता गस के इस रूखे व्यवहार से सहम गए। वे जाते भी तो कहाँ। वे जानना चाहते थे कि सर्कस का खेल कब तक दिखाया जाएगा, पर कुछ भी पूछने की हिम्मत ना हुई। इस तरह सांता और पीटर काप सर्कस के साथ रहने लगे। वहाँ की दुनिया उनके लिए अनोखी थी। दिन में सर्कस के कलाकारों को अभ्यास करते देखते तो विचित्र लगता। सर्कस जिस कस्बे में जाता, कलाकारों के बच्चे वहाँ के स्कूल में पढ़ने के लिए जाते। हर कस्बे में सर्कस 4-5 दिन तक रुकता था। पीटर सोचता था, विचित्र है यह पढ़ाई, ऐसे में कोई क्या पढ़ सकता है भला? पर वे दोनों तो उस दिन तक एक बार भी स्कूल नहीं गए थे। गस के कहने पर वे बच्चों के साथ स्कूल में गए। वहाँ के छात्रों ने इनका खूब स्वागत किया। छात्रों ने पीटर और सांता का परिचय पूछा तो पीटर ने संकोच से कहा, सर्कस वाले नहीं हैं हम तो थोड़े समय के लिए आए हैं। फिर भी वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके कि वे कहाँ से आए हैं। सर्कस कलाकारों के बच्चे स्कूल में करतब दिखाने लगे, पर सांता और पीटर के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। सच तो यह था कि रेबेका चाची ने उन्हें कुछ भी नहीं सिखाया था। पीटर और सांता दोनों भाई बहन सर्कस वाले बच्चों से अलग खड़े थे। सांता ने कहा, मैं सर्कस वाले करतब तो नहीं जानती हूँ, पर बहुत अच्छा वायलिन बजा सकती हूँ और मैं लैटिन जानता हूँ, पीटर ने बहुत गर्व से कहा। पीटर और सांता दोनों बच्चे झूठ बोल रहे थे। गस ने यह सुना तो उसने सांता से कहा, मैंने सुना है सांता, तुम बहुत अच्छा वायलिन बजाती हो। हम सबको कोई अच्छा सा धुन सुनाओ। उस समय गस के आसपास कई लोग बैठे थे। अब तो सांता के काटे खून नहीं। वायलिन लाया गया,
पर सांता ठीक से नहीं बजा सकी। सभी लोग सांता का मजाक उड़ाने लगे। अब पीटर यह सब देख डर रहा था कि उससे लैटिन ज्ञान की परीक्षा न लेने लगे। एक दिन की बात है, सांता और पीटर को नींद नहीं आ रही थी। सर्कस का शोर भी शांत हो चुका था। कलाकार दर्शक के भीड़ के सामने अपना कौशल दिखाकर आराम कर रहे थे। पशुओं के बाड़े में भी शांति थी। तभी सांता ने कहा, पीटर, हम यहाँ रहते हुए भी यहाँ के नहीं हैं। हाँ सांता, यहाँ हमें कोई नहीं चाहता, और पीटर अंकल तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हम दोनों को। आखिर हम क्या करें? हमें गस अंकल का मन जीतना चाहिए, सांता ने पीटर से कहा। तभी तो हम यहाँ रह सकेंगे। वे गस अंकल को कैसे खुश कर सकते हैं? इसी पर सोचते सोचते वे दोनों सो गए। जब सुबह हुई तो सांता ने डेरे की सफाई करके नाश्ता बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि सांता को आशा थी नाश्ता करके गस उसकी तारीफ करेगा। पर सांता को निराश होना पड़ा, क्योंकि गस ने कहा, सांता तुम्हें नाश्ता बनाना नहीं आता, आगे से तुम कभी भी नाश्ता नहीं बनाना। दुख और अपमान के कारण सांता रो पड़ी। उधर पीटर गस की कार को चमकाने में लगा था। उसे लग रहा था गस अंकल उसकी मेहनत से प्रसन्न होकर उसे शाबाशी देंगे। पर गस ने देखकर मुंह चढ़ा लिया और कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है, जाकर बच्चों के साथ खेलो। पीटर और सांता का मन रो उठा। दोनों बच्चों को लगा कि वे गस का मन कभी नहीं जीत सकते हैं। पीटर ने सांता से कहा, बहन, मैं सोचता हूँ कि हमें कोई और रास्ता अपनाना होगा। हाँ पीटर, मेरा भी यही ख्याल है, सांता बोली। उस दिन से पीटर और सांता दोनों बच्चों ने गस को प्रसन्न करने की कोशिश छोड़ दी। सांता लड़कियों को सर्कस के करतब सिखाने वाली महिला के पास गई। उसने उससे सीखने की इच्छा प्रकट की। पीटर बेन नामक व्यक्ति के पास गया। बेन घोड़सवारी का प्रशिक्षण देता था। वह पीटर को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हो गया। पीटर और सांता दोनों भाई बहन अब चुपचाप सीखने लगे। दोनों बच्चे ये सब गस से छिपकर कर रहे थे। वे गस को सीखकर चौंका देना चाहते थे। पीटर रोज सुबह अंधेरे में ही मुंह धोकर सीखने के लिए निकल जाया करता था। इसी तरह दिन बीतता गया। गस को पीटर और सांता के बारे में सच में कुछ भी पता नहीं चला। गस तो सांता और पीटर को अपना बोझ मानता था। गस चाहता था सर्कस का सीजन खत्म हो तो दोनों बच्चों से छुटकारा मिल जाएगा। एक दिन की बात है, सर्कस में हड़कंप मच गया। सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। पीटर भी बाहर आकर देखने लगा कि आखिर हो क्या रहा है। सभी लोग हाथी के बाड़े की ओर क्यों भाग रहे हैं। तभी गस को पता चला रानी नामक हथनी बहुत ही गुस्से में है और उसने महावर को उठाकर फेंक दिया है। सभी लोग डर रहे थे कि अब न जाने वह क्या कर दे। पीटर जाकर बाड़े के बाहर खड़ा हो गया। रानी हथनी बार बार सूंड उठाती और इधर से उधर हिलाती। सभी लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, दूर रहो, दूर रहो। पर पीटर ना जाने कब रानी हथनी के पास जा पहुंचा। पीटर अपनी हथेली से रानी की सूंड थपथपाने लगा। वहाँ खड़े लोगों को सन्नाटा सा छा गया। वहाँ खड़े सभी लोग अपनी सांसें रोककर देख रहे थे।
वे पीटर के लिए चिंतित भी थे। सोच रहे थे रानी अब उसे पैरों से कुचल देगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पीटर के द्वारा इस तरह सूंड थपथपाने से रानी की उत्तेजना शांत होने लग गई। पीटर के जेब में गाजरें थी। उसने गाजरें दी तो रानी खाने लगी। कुछ ही देर में रानी हथनी सामान्य हो गई। पीटर बहुत देर तक रानी के पास खड़ा रहा और उसे दुलारता रहा। अब तो पूरे सर्कस में पीटर के साहस की चर्चा थी। सभी लोग कह रहे थे अगर पीटर ना होता तो रानी ना जाने क्या कर देती। पीटर तो बस यही सोच रहा था कि क्या गस अंकल ने ये बात सुनी होगी। वह सर्कस का आखिरी दिन था। गस ने पीटर और सांता से कहा, आज मैं तुम दोनों से विदा लूँगा। मैंने तुम दोनों के लिए स्कूल में व्यवस्था करा दी है। तुम्हारी रेबेका चाची की मित्र तुम्हारी देखभाल करेंगी। रेबेका चाची के मित्र के पास जाने की बात सुन सांता और पीटर दोनों बहुत घबरा गए। उन्हीं के पास से तो भागकर सांता और पीटर गस के पास आए थे। अब सांता और पीटर दोनों सर्कस की जिंदगी को स्वीकार कर चुके थे, लेकिन फिर भी उन दोनों को निकालने की तैयारी हो चुकी थी। उसी रात एक दुर्घटना और हो जाती है। सर्कस के एक तंबू में आग लग जाती है और उस तंबू में घोड़े फंसे हुए थे। ये सब पीटर ने देख लिया और पीटर उस आग के तंबू में फिर से घुस गया। पीटर ने घोड़े को तंबू से खोलकर बाहर निकाला। इस दौरान पीटर को बहुत चोट भी आई, पर पीटर ने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसे खुशी इस बात की थी कि उसने घोड़े को सही सलामत बाहर लेकर आ गया था और घोड़े की जान बचा ली थी। अगली सुबह सभी लोग विदा हो रहे थे। सभी का सामान गाड़ियों में बांधा जा रहा था। पीटर और सांता किनारे खड़े होकर देख रहे थे, क्योंकि उनका कोई भी नहीं था। वे दोनों भाई बहन किसी के भी नहीं थे। तभी वहाँ सर्कस का मालिक आया। उसने गस से कहा, मैंने सुना है तुम पीटर और सांता दोनों बच्चों को दूर स्कूल में भेज रहे हो। ये सब ठीक नहीं है गस। अब ये दोनों बच्चे हमारे हैं और अब ये कहीं भी नहीं जाएंगे। पीटर और सांता, अब दोनों बच्चे हमारे हैं और ये दोनों बच्चे अब हमारे साथ ही रहेंगे। ये सब सुन गस मुस्कुरा रहा था। पीटर और सांता पहली बार गस अंकल को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। पीटर और सांता ने जैसा चाहा था वैसा ही हुआ। अब दोनों बच्चे अनाथ नहीं रहे थे। सांता और पीटर को अब सर्कस का परिवार मिल गया था। अब वे उन्हीं के साथ रहते थे। दोनों बच्चे खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे।